हेलो स्टूडेंट, मैं दया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर के लास्ट दो क्लास मैंने की है, जो क्लास 11 और 12 के अंदर बच्चों मैंने क्वेश्चन करवाए थे और क्वेश्चन का सिनेरियो आपको बताया था थोड़ा सा। और उसका रीज़न ये था कि अभी एग्ज़ाम भी आ रहा है, वो तो रीज़न है ही। इसके अलावा एक रीज़न था पहले क्वेश्चन करवाने का, क्योंकि मेरे नोट्स कहीं गायब हो गए थे जो आज सुबह ही मेरे को मिले हैं। तो आज से हम थ्योरी क्लास भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन भी होंगे। और वो इसलिए मैंने कहा टाइम वेस्ट ना हो जब तक ना मिले, तो आज फाइनली मिल गए हैं। और एक चीज़ और, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक ना लाइक कर दिया करो यार भाई। 50 जने अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक आते हैं 5। अबे 45 का क्या मैंने कोई बहुत बड़ा खजाना लूट लिया क्या? ठीक है, तो लाइक जरूर करना। एक चीज ध्यान रखना, जो देखे पहले लाइक ठोको फिर आगे देखो। क्योंकि जो बिना लाइक ठोके, मैंने एक सेटिंग की हुई है, बिना लाइक ठोके अगर कोई देखेगा तो उसको दिखेगा नहीं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, लाइक लोग ठोक दिया करो, कोई पैसा वैसा तो ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, और ज्यादा लाइक ठोकने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर कईयों का एम हो कि हम लाइक ठोकेंगे सर को पैसा मिलेगा, तो बता दो भाई, आता जोड़ी है। अभी तक 1 रुपया नहीं लिया मैंने यूट्यूब से, ठीक है। तो कहीं दिमाग में पाल रखी है वहम। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर, हाँ शेयर कर देना भाई। चलो ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। तो देखो, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर, अब पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, आपको पता ही है। लेकिन पॉली का मतलब ये नहीं है कि बच्चों अपने कोई 6 फेज इंडक्शन मोटर लेंगे, 8 फेज इंडक्शन मोटर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हम जनरली पॉलीफेज के अंदर कौन सी इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं? 3 फेज पढ़ते हैं, क्योंकि कई बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि सर ने बोला पॉलीफेज, पॉलीफेज का मतलब 6 फेज, उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बेवजह के सवाल क्रिएट करते हैं। ओके चलो, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर के कुछ अदर नेम भी है बच्चों। अदर नेम जैसे इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, और इसे जनरलाइज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। एक एक करके बात करते हैं। एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं? तो देखो बच्चों, एसिंक्रोनस मोटर इसलिए कहते हैं कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है और उसकी स्पीड मान लो एनआर है, वो स्पीड बच्चों सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रोटेट होता है। इसका मतलब रोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रोटेट होता है, तो सिंक्रोनस स्पीड पे तो रोटेट नहीं हुआ। इसका मतलब अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिंक्रोनस मोटर। क्लियर? ओके, ये वाला पॉइंट एग्जाम में आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर का मतलब है भाई, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है आपका पॉलीफेज इंडक्शन मोटर का, वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह है। अगर आपने ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम ही प्रिंसिपल है इनका वर्किंग। लेकिन ट्रांसफार्मर में बच्चों रोटर नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टैटिक डिवाइस। लेकिन इंडक्शन मोटर के अंदर रोटेटिंग पार्ट रोटर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। ओके, जनरलाइज ट्रांसफार्मर इसलिए कहते हैं बच्चों, आप देखोगे पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट जो सर्किट मैं बनाऊंगा वो लगभग एक जैसा आएगा। कैसा आएगा? एक जैसा। समझ रहे हो कहानी? तो एक बार फिर देखें बच्चों, पॉलीफेज का मतलब हम 3 फेज की बात करेंगे। एसिंक्रोनस का मतलब जो इंडक्शन मोटर है, इसका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रोटेट होता है। रोटेटिंग ट्रांसफार्मर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रोटर होता है। और जनरलाइज ट्रांसफार्मर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इक्विवेलेंट सर्किट और ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट लगभग सेम होता है, इसलिए जनरलाइज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके चलो, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड होती है। अब ये बात आ गई सिंगली एक्साइटेड। सिंगली एक्साइटेड का मतलब है बच्चों, आप एक ही इनपुट दोगे। समझ रहे हो बात को? तो भाई ट्रांसफार्मर में भी एक ही इनपुट दिया जाता है, आप इनपुट देते हो, दूसरी वाइंडिंग में अपने आप इनपुट क्रिएट होता है। समझ रहे हो बात को? दूसरे में क्या होता है? अपने आप इनपुट आता है, वो फील्ड के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें भी क्या होता है? स्टेटर पार्ट होता है। स्टेटर पे आप सप्लाई देते हो, मैंने नीचे दिखा भी रखा है कि आप इसमें स्टेटर पे सप्लाई देते हो।
3 फेज सप्लाई दोगे। अब स्टेटर तो बच्चों कभी घूमता ही नहीं और एसी सप्लाई से ये कनेक्टेड करोगे। अब एक बात बताओ, इसमें रोटर पे कोई सप्लाई नहीं होती, स्टेटर पे सप्लाई है, ये स्टेटर और ये रोटर, लेकिन रोटर पे कोई सप्लाई नहीं होती। अब बच्चों इसको आप एकदम ट्रांसफार्मर की तरह लिंक करके समझना, समझ रहे बात को। अभी सुनो, स्टेटर पे सप्लाई है, रोटर पे सप्लाई नहीं है, तो भाई रोटर पे सप्लाई नहीं है, रोटर चलेगा कैसे? तो रोटर चलता है बच्चों, स्टेटर का जो फील्ड है वो एयर गैप से होता हुआ आपके रोटर को अंदर जो कंडक्टर्स हैं उनको कट करता है। जैसे ही रोटर की वाइंडिंग को कट करेगा, रोटर को कट करेगा, इसके अंदर जैसे ही ये फील्ड आएगा फाई, ये सारा मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, फ्लक्स आएगा और इस फ्लक्स के कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। कुल मिला के बात ये है कि रोटर सप्लाई लेता है स्टेटर से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रोटर टेक सप्लाई फ्रॉम स्टेटर, और कैसे लेगा? स्टेटर का जो फील्ड है वो एयर गैप से होता हुआ लिंक होगा, किससे? रोटर से। ओके, अब देखो मैं आपको पूरी तरह समझाता हूं। पहले मैं ट्रांसफार्मर की बात करना चाहूंगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल और इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। तो जरा देखो इधर, ट्रांसफार्मर में जब आप सप्लाई देते हो तो बच्चों प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई देते हो, ये चीज आपको पता है। जब आप प्राइमरी पे सप्लाई देते हो तो प्राइमरी साइड क्या जनरेट होता है? सर एमएमएफ जनरेट होता है, करेक्ट है। अब यार बात ये आती है कि सेकेंडरी पे तो कोई सप्लाई है ही नहीं। भाई सेकेंडरी पे अगर कोई सप्लाई नहीं है तो मैं सेकेंडरी को एक्साइट करना चाहता हूं, तो आप क्या करते हो? प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड कर देते हो। अब मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करने से आपका फ्लक्स बड़ा आसानी से सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होते ही इसके कारण इस वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होते ही इस वाइंडिंग में करंट जनरेट होगा, और करंट जनरेट होते ही इस वाइंडिंग में सेकेंडरी एमएमएफ आएगा। समझ रहे बात को? अब सुनो इधर ध्यान से, देखो बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को लिंक होने के लिए आपने क्या यूज की? आयरन की कोर यूज की। इसलिए बच्चों आयरन की कोर आपको पता है बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट या नो लोड करंट नहीं चाहिए। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो आप इसको मैग्नेटाइजिंग करंट कहोगे, करेक्ट है। ये 2 से 6% ही चाहिए, इसका मतलब नो लोड करंट मुझे 206% ही चाहिए। लेकिन इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर है बच्चों प्राइमरी, बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह समझना। आपने इनपुट दिया स्टेटर को, इसका मतलब स्टेटर है प्राइमरी। अब बच्चों स्टेटर में जैसे ही आपका ये वाला जो फील्ड है, ये वाला फील्ड, ये स्टेटर की वाइंडिंग में भी तो आएगा, सही है कि नहीं भाई? स्टेटर की वाइंडिंग में आएगा। अब ये फील्ड बच्चों यहाँ पे तो लिंक हुआ था किससे? आयरन की कोर से। तो आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा क्योंकि फ्लक्स आसानी से चला गया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे बच्चों एयर गैप है, यहाँ पे क्या है? एयर गैप। और एयर गैप का आपको पता है रिलेक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एयर गैप का क्या हाई होता है? रिलेक्टेंस हाई होता है। इसका मतलब अगर बच्चों एयर गैप का रिलेक्टेंस हाई है तो आपको इस फ्लक्स को रोटर से लिंक करने के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, 3 फेज इंडक्शन मोटर का नो लोड करंट कह दो या मैग्नेटाइजिंग करंट कह दो, वो ट्रांसफार्मर से कई गुना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर बच्चों आपका प्राइमरी से सेकेंडरी जो फील्ड लिंक हुआ है वो आयरन की कोर से लिंक हुआ है, तो ये बड़ा आसानी से निकल जाता है। लेकिन बच्चों अभी स्टार्टिंग से मैं बताता आ रहा हूं, एयर गैप में जब आप फील्ड को लिंक करना चाहोगे तो उसका रिलेक्टेंस हाई होने के कारण आपको ज्यादा फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और ज्यादा फील्ड क्रिएट करने के लिए ज्यादा इनपुट करंट होगा। ज्यादा इनपुट कौन सा करंट? नो लोड करंट। और ये 30 से 50% होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद देखो बच्चों,
प्राइमरी साइड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ट्रांसफार्मर का वो ये होता है, आप लोगों को पता है। सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होता है। बिल्कुल सिमिलरली स्टेटर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि भाई स्टेटर के अंदर इस एमएमएफ के कारण क्या आएगा, E1 आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 वो होता है 4.44 F1N1। F1 की जगह आप चलो अभी तो F1 ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F1N1 5M KW1। अब सर KW क्या है? KW है बच्चों वाइंडिंग फैक्टर होता है, ये मैं सिंक्रोनस मशीन के अंदर बताऊंगा। ये होता है वाइंडिंग फैक्टर, इसके अंदर वाइंडिंग फैक्टर नहीं होता, बस इतना अंतर है। दूसरा बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 F2। अब सुनो इधर, सर ये F1 और F2 अलग अलग होंगे क्या फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल अलग होंगे भैया, बिल्कुल अलग। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब स्टेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके लिए जो मैंने फ्रीक्वेंसी F1 मानी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखेंगे कौन सी? सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी। और रोटर की फ्रीक्वेंसी बच्चों अलग होगी, क्योंकि रोटर सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी पे रोटेट नहीं होता। इसका मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी को मैंने माना है F2, और ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी बच्चों अलग अलग हो गई। इसका मतलब मेजर डिफरेंस ये आ गया कि इसमें वाइंडिंग फैक्टर होता है, ट्रांसफार्मर में नहीं होता। करेक्ट है। उसके बाद देखो फिर आपको क्या करना है, टर्न रेशो निकालना है। फ्रीक्वेंसी हम लेंगे नहीं अभी तो फिलहाल, टर्न रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो N1/N2 और वाइंडिंग फैक्टर साथ में आएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, N1-N2, और इसको हम बोल देते हैं बच्चों वाइंडिंग फैक्टर। और वाइंडिंग फैक्टर के बारे में मैं आगे बात करूंगा सिंक्रोनस मशीन के अंदर जब हम सिंक्रोनस पढ़ेंगे। ओके, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। ट्रांसफार्मर प्राइमरी होती है, उसी तरह इंडक्शन मोटर में प्राइमरी का काम करता है स्टेटर। ट्रांसफार्मर में सप्लाई प्राइमरी पे दी जाती है, इंडक्शन मोटर का प्राइमरी स्टेटर है तो सप्लाई यहाँ दी जाती है। सेकेंडरी पर सप्लाई ट्रांसफार्मर में लिंक होती है आयरन की कोर से, लेकिन इंडक्शन मोटर में सेकेंडरी की जो सप्लाई है वो लिंक होती है, सॉरी प्राइमरी सप्लाई लिंक होती है सेकेंडरी से, मतलब रोटर से एयर गैप से, इसलिए नो लोड करंट ज्यादा होता है, इसका नो लोड करंट कम होता है। बाकी सारी चीजें सेम है, इसके अंदर वाइंडिंग फैक्टर अलग अलग आएगा। ये वाइंडिंग फैक्टर अभी इंडक्शन मोटर में तो हमारे काम में नहीं आएगा, वैसे हमारे काम में ज्यादा आएगा भी नहीं, आगे आएगा तब जितना आएगा मैं बता दूंगा। F1 आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब स्टेटर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। F2 आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब अलग होगी, हाँ अलग होती है। दोनों ही फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो अभी हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने बता दिया N1 क्या है, N2 क्या है। ओके, पॉलीफेस इंडक्शन मोटर में एयर गैप ज्यादा होने के कारण मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट ज्यादा होता है। भाई एयर गैप ज्यादा है ना, एयर गैप ज्यादा है तो आपको ज्यादा फ्लक्स क्रिएट करना पड़ेगा, तो ज्यादा फ्लक्स क्रिएट करने का मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगा। भाई ज्यादा फ्लक्स चाहिए, और ज्यादा फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए आपको पता है मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मतलब IM ज्यादा हुआ, मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ज्यादा है, मतलब ट्रांसफार्मर में याद आ रहा है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, यही तो था ना रिएक्टेंस। इसका मतलब L ज्यादा हो गया, XL ज्यादा हो गया, तो नो लोड पावर फैक्टर आपका हाईली लैगिंग होता है, बहुत ज्यादा लैगिंग होता है। क्यों भैया? मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा है, XL ज्यादा, क्योंकि L बढ़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? XL ज्यादा तो एक बात आओ, कोस फाई होता है R/Z, R/Z होता है, और Z आपको पता ही है उसमें रिएक्टेंस तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब XL कम हो रहा है, XL ज्यादा हो रहा है तो पावर फैक्टर आपका कम होगा और हाईली लैगिंग होगा, लीडिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेटर पे भी वाइंडिंग की है वो भी इंडक्टर, रोटर पे वाइंडिंग की है वो भी इंडक्टर, ओवरऑल पूरा इफेक्ट क्या है? इंडक्टर। इसका मतलब हाईली लैगिंग होता है। किसके कारण होता है? एयर गैप ज्यादा होने के कारण। एयर गैप ज्यादा होने से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट ज्यादा हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट। स्टेटर तथा रोटर के बीच में, ये जो नोट मैंने लिखे हैं ये एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों। ये N हट गया है यहाँ से, क्या बात है?
ये क्या है, कैम स्कैनर है ना जो, ये चाइनीज ऐप है। अब ये चाइनीज ऐप से मैं स्कैन कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा नोट हटा दिया इन्होंने, एन हटा दिया। चलो, स्टेटर तथा रोटर के बीच में एयर गैप मिनिमम रखते हैं ताकि रिलक्टेंस कम हो। इसका मतलब एयर गैप मिनिमम क्यों रखते हैं, रिलक्टेंस कम हो। ऐसे नहीं है कि भैया स्टेटर यहाँ है, रोटर इतना सा बना दिया, एयर गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, धुएं निकल जाएंगे सप्लाई देते देते, नो लोड करंट आएगा बहुत ज्यादा। समझ रहे हो बात को? इसलिए ऐसे बनाओ एकदम चिपकता हुआ। अब ऐसे भी नहीं है पूरा ही चिपका दो, पूरा चिपका दोगे रोटर भी जाएगा, आप भी जाओगे, है ना, बार बार। ओके, चलो, तो ये तो हो गए पॉइंट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन देखो बच्चों, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्ट। ये सेल्फ स्टार्ट होती है, वैसे आपको पता चल ही गया होगा, अगर पता नहीं चला है तो मैं बता ही देता हूं बच्चों। भाई 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट है, क्या कारण है ये सेल्फ स्टार्ट है, कोई बताएगा? क्या बताओगे? मैं ही बताता हूँ। देखो, आपने स्टेटर पे सप्लाई दी, क्या रोटर पे सप्लाई दी? क्या नहीं। इसका मतलब रोटर अपने आप मूव किया होगा, करेक्ट है। इसका मतलब रोटर अपने आप चला होगा तो सेल्फ स्टार्ट है। अब देखो ये सेल्फ स्टार्ट क्यों है, इसका कारण क्या है? देखो, वैसे मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन बताता नहीं हूं, क्योंकि ये जो बच्चों एक्सप्लेनेशन होती है ना, ये जैसे बोर्ड पे बताया जाए ना तो ज्यादा बेटर लगता है, ऐसे लिखी हुई थ्योरी में अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास क्या वो राइटिंग पैड नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन एक एक करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तब ज्यादा समझ में आता है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। देखो इधर, तो ये सेल्फ स्टार्ट होती है, सबसे पहला इसका कारण है क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में बच्चों रोटेटिंग फील्ड होता है। क्या होता है? रोटेटिंग फील्ड। एक चीज ध्यान रखना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें रोटेटिंग फील्ड नहीं होता। लेकिन 3 फेज होती है, सिंगल फेज में रोटेटिंग फील्ड नहीं होता। अब देखो इधर रोटेटिंग फील्ड क्या है, ये जैसे मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, तो आपको पता है बच्चों 3 टाइप के, भाई 3 फेज सप्लाई दी है तो 3 फील्ड जनरेट होंगे। एक होगा आपका फाई आर इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ये रेफरेंस फील्ड है जो मैंने दिखा दिया यहाँ पे किसी कंडक्टर के अंदर, और उसको मैंने मान लिया आर फेज। फिर होगा फाइव आई जो 120 डिग्री लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो मैंने इसको बच्चों यहाँ दिखा दिया, करेक्ट है। कौन सा? फाइव आई, ये मैंने इसको यहाँ दिखा दिया। फाइव भी है, या तो -240 डिग्री लिखो या +120 डिग्री लिखो, +1 का मतलब ये इधर की तरफ, तो ये मैंने दिखा दिया है बी कंडक्टर। अब एक बात आओ, तीनों जो फेज है बच्चों वो एक दूसरे से 120 डिग्री शिफ्टिंग में है। इसका मतलब 120 डिग्री अगर शिफ्टिंग में है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, -120 डिग्री का मतलब होता है कि आपका जो वाई फाइव वाई जो फील्ड है वो फाइव आर से 120 डिग्री डिले स्टार्ट हो रहा है, मतलब बाद में शुरू हो रहा है। +120 डिग्री का मतलब है पहले शुरू हो रहा है। और अगर इनका मैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, भले इनको फेज के अंदर मैं दिखाऊं, तो कैसे दिखाया जाएगा? देखो जरा इधर, सबसे पहले मैं फाइव आर को दिखाता हूं, तो आप साइन ओमेगा टी के वैल्यू पुट करोगे। जब बच्चों आप ओमेगा टी का वैल्यू रखोगे 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मतलब जीरो, जीरो का मतलब जीरो, इसका मतलब आपका ये ग्राफ साइनोसोइडल आएगा फाइव आर का। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? मैं अलग अलग मार्कर से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये आपका फाइव आर का लाइन है, करेक्ट है, साइनोसोइडल आएगा। अब साइनोसोइडल में ये मैक्सिमम 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और 360 डिग्री का एक साइकिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, फाइव वाई की बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं फाइव वाई की, तो फाइव वाई क्या मेरा? साइन ओमेगा टी -120 डिग्री, -1 का मतलब है बच्चों, आप यहां से ये हो गया 90 डिग्री, 90 + 30 ये हो गया 120 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो सिग्नल है ये आपका यहां से स्टार्ट होगा। समझ गए क्या कहानी? क्योंकि 120 डिग्री का डिले करेगा ये सिग्नल।
ये यहां से स्टार्ट होगा, करेक्ट है। उसके बाद में अगर बात करें बच्चों फाई बी की, तो फाई बी क्या है, प्लस 120 डिग्री है। प्लस 120 डिग्री का मतलब बच्चों यहां से शुरू कर दो और यहां से 120 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 प्लस 30, तो ये पहले स्टार्ट होगा फाई बी आपका। ये फाई बी का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, फाई बी का, और आएगा साइनोसोइडली, करेक्ट है। तो ये बच्चों मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि बच्चों आपका जो इंडक्शन मोटर के अंदर फील्ड है वो रोटेटिंग नेचर का है और हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देखो इधर जरा, अब बच्चों मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया 60 डिग्री वाला, एक एक करके आप देखना 60 डिग्री वाला। जैसे ही बच्चों मैंने 60 डिग्री वाला देखा, आप मेरे को एक बात बताओ, इस 60 डिग्री पॉइंट पर फाई आर तो मेरा पॉजिटिव है, करेक्ट है। ये फाई आर क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। और फाई बी मेरा 60 डिग्री पॉइंट पर 0 है, करेक्ट है, ओके। और 60 डिग्री पॉइंट पर मेरा जो फाई वाई है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, पहले तो फाई आर पॉजिटिव है, तो फाई आर पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में होगा और फाई आर नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा, तो हमें पॉजिटिव दिखाना है। तो पॉजिटिव फील्ड किस डायरेक्शन में दिखेगा बच्चों, ये मैंने यहाँ दिखा रखा है, इस डायरेक्शन में। ये आ गया फाई आर पॉजिटिव है। उसके बाद में फाई बी 0 है, दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में फाई वाई की बात करें तो फाई वाई बच्चों नेगेटिव है, नेगेटिव है तो फाई वाई पॉजिटिव, तो ये रहा। तो नेगेटिव जस्ट इसके अपोजिट इधर होगा, क्योंकि आपने बच्चों एक्स एक्सेस देखा होगा, एक्स एक्सेस को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ये इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये फाई वाई पॉजिटिव है तो 180 डिग्री का एंगल बनाओ, और ये फाई वाई नेगेटिव होगा, तो फाई वाई नेगेटिव का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में फील्ड दिखा दो। तो आप एक चीज नोटिस करो, क्या फाई वाई फाई आर दोनों 120 डिग्री डिस्प्लेस है क्या, नहीं, इसका मतलब फील्ड चेंज हो रहा है, ओके। इस पॉइंट पे आओ, 90 डिग्री पॉइंट पे अगर बात करें, फाई आर पॉजिटिव मैक्सिमम, फाई बी भी नेगेटिव है और फाई वाई भी नेगेटिव है, तो फाई वाई नेगेटिव इस डायरेक्शन में दिखाओगे, फाई आर पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, और फाई बी इस डायरेक्शन में। तो आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, हर पॉइंट पे, हर एंगल पे आपका फील्ड 120 डिग्री डिस्प्लेस नहीं है, वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब वो रोटेट कर रहा है। तो इसी रोटेटिंग फील्ड के कारण आपके आर्मेचर कंडक्टर में जो फील्ड जनरेट होगा वो रोटेटिंग नेचर का होगा और पूरी जगह साइमल्टेनियसली जनरेट होगा, जिसके कारण रोटर के अंदर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग या फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, डी फाई बाई डी टी से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से आपके रोटर के अंदर करंट आएगा, अगर रोटर सेकेंडरी वाइंडिंग है तो मैं मान लेता हूं I2 करंट आएगा, और इस I2 करंट के कारण आपको पता है कि टॉर्क होता है BIL, सॉरी, इस I2 करंट के कारण आपके रोटर पे एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है लॉरेंज फोर्स BIL। ये फॉर्मूले मैंने सब आगे लिखे हुए हैं, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। फील्ड रोटेट हुआ, फील्ड रोटेट हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर में, रोटर में जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब E2, तो रोटर के अंदर करंट आएगा, रोटर के अंदर करंट आएगा तो रोटर के अंदर एक फोर्स लगेगा BIL। L बच्चों रोटर के कंडक्टर की लेंथ है, I रोटर के कंडक्टर में करंट है, और B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और इसको लिखते हैं BIL साइन थीटा से। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो कहने का मतलब करंट आते ही आपके रोटर पे एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स का नाम है लॉरेंज फोर्स, और इस फोर्स के कारण रोटर के अंदर एक टॉर्क जनरेट होगा, क्योंकि टॉर्क होता है, कल ही मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, फोर्स इनटू रेडियस साइन थीटा। और ये जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, लॉरेंज फोर्स। तो ये वाले फोर्स के कारण, और रेडियस तो रोटर की होगी क्योंकि सर्कुलर है, तो इसी फोर्स के कारण टॉर्क जनरेट होगा और हमारा मोटरिंग ऑपरेशन होगा। समझे बात को, तो ध्यान रखना है
3-phase इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज इट हैव रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके अंदर फाई आर का ग्राफ मैंने पिंक से दिखा रखा है, फाई वाई 120 डिग्री बाद में स्टार्ट होगा येलो से, और फाई बी मैंने दिखा रखा है रेड से। तो आप हर एंगल पे नोटिस कर रहे हो कि आपका फील्ड 120 डिग्री डिस्प्लेस नहीं है। इसका मतलब हर पॉइंट पे फील्ड आपका रोटेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और रोटेटिंग फील्ड के कारण साइमल्टेनियसली पूरे रोटर कंडक्टर पे आपका फील्ड जनरेट होगा। और फील्ड जनरेट होते ही रोटर वाइंडिंग के अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होते ही रोटर करंट आएगा I2, और I2 करंट आते ही रोटर पे एक फोर्स लगेगा BIL, लॉरेंज फोर्स, और ये फोर्स के कारण रोटर आपका मूव करेगा, और रोटर के अंदर मतलब मोटर के अंदर टॉर्क जनरेट होगा F इंटू आर साइन थीटा। अब सुनो इधर, अब आपसे पूछेगा बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए जो आपको रिजल्ट याद रखना है। ये अगर डेरिवेशन आप नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन तो है नहीं लेकिन समझने के लिए ठीक है। अब बच्चों आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट फील्ड कितना आएगा, मतलब आप हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड आएगा कितना। तो रिजल्टेंट फील्ड बच्चों हर पॉइंट पे एक जितना ही आएगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। और ये रोटेटिंग फील्ड आपका कितना होगा ये रोटेटिंग फील्ड होता है आपका 3/2 φm। φm मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, और फाई आर रिजल्टेंट है 3/2। या आप यूं लिखो फाई आर इक्वल टू 1.5 φm, करेक्ट है? ओके, तो उम्मीद है समझ आया होगा। आगे देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों कि इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सब अपने डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, जैसे बच्चों आप इंडक्शन मोटर में स्टेटर को सप्लाई देते हो, तो एक बात बताओ, क्या स्टेटर कभी घूमता है क्या? स्टेटर कभी नहीं घूमता। तो यार स्टेटर में हम इंडक्शन मोटर में हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर सिंक्रोनस स्पीड होती है। वो सिंक्रोनस स्पीड किसकी होती है भाई? स्टेटर की बात करें तो स्टेटर की होगी? नहीं, स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग है, स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग है उसमें जो फील्ड रोटेट हो रहा है वो किस स्पीड पे रोटेट हो रहा है? तो वो हो रहा है सिंक्रोनस स्पीड पे। समझ गए बात को? इसका मतलब जैसे ही आप 3-फेज सप्लाई स्टेटर को दोगे, स्टेटर के अंदर एक रोटेटिंग फील्ड जनरेट होगा, दैट फील्ड इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। ओके, अब क्या होगा, ये फील्ड आपका कट करेगा एयर गैप के थ्रू, किसको? रोटर को, करेक्ट है? ये सारी चीज मैंने यहां बताई हुई है। सप्लाई दी, स्टेटर के अंदर एमएमएफ आया, एमएमएफ के कारण स्टेटर के अंदर फील्ड आया, और इस फील्ड के कारण स्टेटर फील्ड रोटेटिंग स्पीड आई एनएस, और ये स्टेटर फील्ड आपका लिंक होगा किससे? रोटर से। जैसे ही रोटर से लिंक होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जैसे ही बच्चों रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर आपकी सेकेंडरी शॉर्ट है या लोड लगा हुआ है या ब्लॉक है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी रोटर के अंदर करंट जनरेट होगा। जैसे ही रोटर के अंदर करंट जनरेट होगा, रोटर फील्ड जनरेट होगा, और रोटर के अंदर करंट जनरेट होने का मतलब ये है कि आपका लॉरेंज फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि लॉरेंज फोर्स होता है बच्चों BIL साइन थीटा। और जैसे ही बच्चों भाई कंडक्टर की लेंथ पता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो मटेरियल यूज में लिया उसकी पता है, जैसे ही करंट जनरेट होगा, क्या रोटर पे फोर्स नहीं लगेगा क्या बच्चों? रोटर पे फोर्स लगेगा, तो रोटर जैसे ही रोटेट होगा वो आपका इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट का मतलब वो कट करेगा किसको? स्टेटर के फील्ड को। इसका मतलब स्टेटर के फील्ड को रोटर का फील्ड कट करना शुरू करेगा, और इसी कटिंग फील्ड के कारण, इसी इंटरेक्शन के कारण इंडक्शन मोटर में एक टॉर्क जनरेट होगा जिसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। कौन सा टॉर्क बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क।
ओके। अब ये एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ये आपका जनरेट हो रहा है। एक चीज ध्यान रखो, ये हर एसी मोटर के अंदर जनरेट होगा, हर एसी मोटर के अंदर टॉर्क जनरेट होगा। ओके, फिर आगे वही चीज बता रखी है। अब ये मैंने बच्चों जनरल फॉर्मूला बता रखा है, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा होता है। एफ आपका लॉरेंज फोर्स है, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। अब लेंज लो कैसे अप्लाई होगा इस पे, तो लेंज लो का स्टेटमेंट आपको पता ही है, इफेक्ट विल अपोज द कॉज। भाई इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो इफेक्ट निकल के आया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकल के आया। क्या निकल के आया बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकल के आया। ठीक है, अभी ये थोड़ा मार्कर सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप थोड़ा ये इस कर्सर को देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकल के आया। इसका मतलब इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। और ये टॉर्क आया किसके कारण? ये टॉर्क आया बच्चों रोटर का फील्ड जब इंटरेक्ट हुआ आपके किसके? स्टेटर के फील्ड से। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोज करेगा किसका? फ्लक्स इंटरेक्शन का। और ये क्या होगा बच्चों? ये इसलिए होगा कि रोटर की स्पीड को कम किया जाए, क्योंकि रोटर की स्पीड कम होगी तो वो स्टेटर के फील्ड को कम कट करेगा। तो अपोज करने का मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब बच्चों ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका ns होगा उसी डायरेक्शन में आपका nr आएगा, ताकि दोनों की रिलेटिव स्पीड, आपको एक चीज पता है, जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? उनकी रिलेटिव स्पीड होती है ns माइनस nr। तो ये क्या करेगा? उसी रिलेटिव स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। ओके, और ये तभी होगा अगर भाई एनआर को ns के अपोजिट घुमा दिया तो रिलेटिव स्पीड तो बढ़ जाएगी, और हमारा टारगेट है ओवरऑल स्पीड को कम करना। तो ये क्या करेगा? रोटर स्पीड nr अपोज रोटर रोटेट इन ns डायरेक्शन, तो रोटर आपका ns डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी, दोनों का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट। ns है बच्चों स्टेटर के फील्ड की स्पीड। एक चीज ध्यान रखें, ये मैंने छोटा ns लिखा है, छोटे ns का मतलब है राउंड पर सेकेंड। छोटे ns का मतलब क्या है? राउंड पर सेकेंड। ns बराबर होता है 2fs अपॉन p। क्या होता है? 2fs अपॉन p। स्टेटर फ्रीक्वेंसी fs और p है आपका स्टेटर पोल। अब थोड़ा ध्यान से सुने, स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, सुनो, ये आरपीएम में नहीं है, आरपीएम में नहीं है, ये राउंड पर सेकंड में है। अगर आप आरपीएम में लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, ns बराबर 2fs अपॉन p, 120 fs अपॉन p। ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा मार्कर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, जिधर कर्सर चल रहा है उधर ही आपको चलना है। nr होता है रोटर की स्पीड। अब थोड़ा सुनो, ns माइनस nr क्या है? ns माइनस nr है बच्चों रोटर के फील्ड की स्पीड, और ये होती है 2fr अपॉन p। समझ रहे हो बात को? fr है आपका रोटर फ्रीक्वेंसी, nr है रोटर की मैकेनिकल स्पीड जिसपे रोटर रोटेट हो रहा है, और ns माइनस nr क्या है? रोटर और स्टेटर के फील्ड की स्पीड, दोनों का रिलेटिव स्पीड। ओके, अब बच्चों स्लिप क्या है? स्लिप होता है बच्चों ns माइनस nr का डिफरेंस, क्योंकि nr को थोड़ा बैक करना है, क्योंकि nr अगर ns के बराबर दौड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड क्रिएट करेगा, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा तो लेंज का लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ रोटर की स्पीड को थोड़ा सा कम करता है और उसकी डायरेक्शन में घुमाता है। ठीक है, ताकि रिलेटिव स्पीड हमारी कम आए। तो परसेंटेज स्लिप निकल के आएगी हमारी ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100। आप यहाँ पे कैपिटल ns, कैपिटल nr और कैपिटल ns भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं न्यूमेरिकल में भी डिस्कस कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट आओ। स्लिप होता है ns माइनस nr अपॉन ns।
अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है हमें, NR बराबर NS 1 माइनस S, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा न्यूमेरिकल में, रोटर स्पीड निकालना है ना। अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा बस इस कर्सर को देखते जाओ। NR बराबर NS 1 माइनस S, ये एक जनरली इसी से रिलेशन निकल के आया है, जो सीधा डायरेक्ट याद रखो एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। अब एक बात तो बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी मेरी 2fs अपॉन पी, और इक्वेशन 2 थी मेरी 2fr अपॉन पी। इसका मतलब ns माइनस nr मेरा 2fr अपॉन पी, और ns मेरा है 2fs अपॉन पी। इसका मतलब दोनों वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया। ns माइनस nr होता है 2fr अपॉन पी 2fs, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया fr इक्वल टू sfs, जिसे हम क्या कहते हैं? रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये चीज मैंने आपको न्यूमेरिकल में भी एक आया हुआ था, उसमें भी बात की थी। ओके, अगर बच्चों s बराबर 1 होता है तो इसका मतलब होता है रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब s बराबर होता है ns माइनस nr अपॉन ns। अगर बच्चों nr 0 रखोगे तो s निकल के आएगा 1। nr 0 होने का मतलब है कि रोटर आपका रोटेट नहीं हो रहा, रोटर आपका रोटेट नहीं हो रहा, ठीक है। और fr होता है बच्चों sfs, मतलब स्लिप है आपकी 0, इसका मतलब रोटर रोटेटिंग एट ए सिंक्रोनस स्पीड। और nr बराबर ns, इसका मतलब स्लिप 0 का मतलब है रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होता है। ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि सिंक्रोनस मशीन की स्लिप 0 होती है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें रोटर और स्टेटर दोनों की स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। अब ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, जो ये लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है बच्चों, एक बार ट्राई करता हूं मैं। चलो देखो, आप ये बताओ बच्चों, जब रोटर रोटेट होगा तो रोटर की जो मैकेनिकल स्पीड है वो क्या होगी? nr, ठीक है। रोटर की मैकेनिकल स्पीड nr है, लेकिन रोटर का जो फील्ड रोटेट हो रहा है वो ns माइनस nr पे रोटेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों रोटर का जो फील्ड है वो स्टेटर के फील्ड को कट कर रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ns माइनस nr बराबर ns s होता है। ये रिजल्ट हमने अभी देखा। इसका मतलब ns s बराबर आपका होगा ns माइनस nr। तो अब बच्चों रोटर की मैकेनिकल स्पीड और रोटर के फील्ड की स्पीड हमारे सामने है। रोटर की मैकेनिकल स्पीड है nr, और रोटर की जो फील्ड की स्पीड है वो है ns माइनस nr। तो यहाँ पे रोटर की ओवरऑल जो फील्ड होगा वो होगा इन दोनों का सम nr, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, फील्ड स्पीड भी उसी डायरेक्शन में है और रोटर भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ऐड हो जाएंगी। भाई एक की देखनी है, अगर आप दो चीजों को देखोगे बच्चों, अब एक बात आओ, एक ही ट्रेन चल रही है, आपने वो क्वेश्चन सुने होंगे, आपने थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा कि अगर नाव पानी में जा रही है, नाव पानी में जा रही है, कोई बोट पानी में जा रही है और पानी भी बोट की डायरेक्शन में है, तो बोट की स्पीड बढ़ती है ना? बढ़ती है कि नहीं? ऐड हो जाती है। उसी तरह बच्चों रोटर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, रोटर का फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो रोटर एक ही ना, मैं स्टेटर की बात तो नहीं कर रहा। इसका मतलब इनकी स्पीड तो ऐड होगी ना, क्योंकि ओवरऑल स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब रोटर की ओवरऑल आप फील्ड जो देखोगे nr प्लस ns माइनस nr, तो निकल के आएगा बच्चों ns। यहां से ये मतलब हुआ, कई बार आपने बच्चों थियोरेटिकल क्वेश्चन देखा है और आप भी कंफ्यूज हो जाते हो उसमें कि रोटर की स्पीड स्टेटर के फील्ड की स्पीड के रिस्पेक्ट में क्या होती है। रोटर की स्पीड नहीं कह रहा हूं, रोटर के फील्ड की स्पीड,
स्टेटर के फील्ड की स्पीड की रिस्पेक्ट में क्या होती है, तो आंसर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बच्चों, क्योंकि स्टेटर का जो फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होता है, और अभी आपने ओवरऑल रोटर का फील्ड देखा, वो भी किस स्पीड पे रोटेट होता है, सिंक्रोनस पे। इसलिए ध्यान रखना, रोटर का फील्ड स्टेटर के फील्ड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहता है। अब सुनो एक एग्जांपल और समझाता हूं। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, एक गाड़ी निकली, मान लो कोई कार है, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो निकल गई। ठीक है, स्पीड कितनी रखनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी कार 5 मिनट बाद निकली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो उसका पीछा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही कर रही है, और जो पहले चली थी वो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या दोनों एक दूसरे को कभी पकड़ पाएंगे, क्या नहीं? इसका मतलब दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आगे चलने वाले को पीछे वाली गाड़ी भी उसी रफ्तार से आती हुई दिखेगी, और पीछे चलने वाली गाड़ी को आगे वाली गाड़ी भी उसी रफ्तार से चलती हुई दिखेगी। इसका मतलब रोटर का ओवरऑल जो फील्ड है स्टेटर के फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उम्मीद है समझ आया होगा, ये पॉइंट थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल लिया मैंने बहुत ही अच्छा, और इसमें बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। न्यूमेरिकल है 3 फेज 50 हर्ट्ज, 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर। तो क्वेश्चन दे रखा है 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज फुल लोड स्पीड। तो आपको फुल लोड स्पीड दे रखी है, ओके। और फुल लोड स्पीड कितनी दे रखी है, 1440 आरपीएम। ये फुल लोड स्पीड 1440 आरपीएम जो दे रखी है, ये दे रखी है रोटर की स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मतलब स्टेटर के फील्ड की स्पीड नहीं है, ये एनआर दे रखा है रोटर की मैकेनिकल स्पीड, मतलब रोटर रोटेट हो रहा है। फॉर दिस मोटर कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे कम से कम 7-8 क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहले पूछा है नंबर ऑफ पोल निकालो। तो नंबर ऑफ पोल निकालने का एक तरीका देख लो, एनआर बराबर होता है 120 F अपॉन P। ठीक है, अब बच्चों रोटर आपका रोटेट हो रहा है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। आप बोलोगे सर 120 F अपॉन P, तो एक तरीका है कि आप फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे 50 हर्ट्ज रखो और पोल निकाल लो। तो पोल आपके पास निकल के आएंगे 4 1/6। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एनआर के थ्रू पोल निकालो तो होल नंबर जो होता है, जो कंप्लीट नंबर होता है, वही आपका आंसर होगा। पोल कभी सुना है कि 5 होते हैं, या कभी सुना है 7 होते हैं, या कभी सुना है पॉइंटों में होते हैं? नहीं होते ना। पोल हमेशा इवन नंबर होते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। क्यों? क्योंकि एक नॉर्थ बनेगा तो अल्टरनेट बच्चों साउथ बनेगा। करेक्ट है कि नहीं? ओके, ये तो था इजी सा क्वेश्चन। दूसरा है आपको फुल लोड स्लिप निकालनी है और रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो स्लिप का फॉर्मूला एनएस माइनस एनआर। एनएस माइनस एनआर, थोड़ा बच्चों ध्यान रखना, आज क्या मार्कर थोड़ा सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें ये कर्सर जा जाए। स्लिप होता है एनएस माइनस एनआर। एनआर आपको पता है बच्चों 1440 आरपीएम दे रखी है। एनएस में निकाल लूंगा 120 F/P से, तो कितना आएगा 1500 आरपीएम। तो एनआर और एनएस इंडक्शन मोटर में ज्यादा गैप नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है। तो आंसर कितना आएगा 0.04। करेक्ट है। रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फॉर्मूला एफ आर इक्वल टू एस एफ एस। एफ आर बच्चों सॉरी एस आप रख दोगे 0.04। देखो ये 0.04 है, अगर परसेंटेज में पूछे तो आप परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 4% आ जाएगा। तो 0.04 इंटू 50, तो कितना आ गया, 2 हर्ट्ज आ गया। करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। भैया एक बात बताओ, स्टेटर तो चल नहीं रहा ना, जो बंदा चल नहीं रहा है, आप ऐसे समझो कॉमन एग्जांपल से, मशीन को लिंक ना करो, ये क्वेश्चन बड़े टेढ़े से हैं, ठीक है भाई। एक बंदा खड़ा है, एक बंदा खड़ा है और उसके पास से कोई ट्रेन निकली,
या उसके पास से कोई बॉल निकली, बंदा खड़ा है उसके पास से बॉल निकली, तो उसको पता चलेगा ना कि कितनी स्पीड से गई है। इसका मतलब स्टेटर तो कांस्टेंट है, तो उसकी तो कोई स्पीड है ही नहीं, है ना। तो स्टेटर की स्पीड 0 और स्टेटर फील्ड की स्पीड आपको पता है ns है। तो बच्चों ns प्लस 0, क्योंकि मैं स्टेटर की बात कर रहा हूं, स्टेटर की बात कर रहा हूं, तो स्टेटर की सारी चीजें जुड़ेंगी आपस में। तो स्टेटर और स्टेटर फील्ड दोनों का सम जो आएगा, भाई स्टेटर तो 0 स्पीड पे रोटेट हो रहा है, स्टेटर फील्ड ns स्पीड पे रोटेट हो रहा है, तो दोनों का सम क्या आएगा, ns आएगा। और ns कितना है बच्चों, 1500 आरपीएम। अब बच्चों कई बार पूछ लेता है रेडियन पर सेकंड में निकालो, तो कुछ नहीं करना, रेडियन पर सेकंड का फॉर्मूला होता है 2 पाई ns बाई 60। तो ns आपको पता ही है, ऐसे सॉल्व कर लेना, वो जिसमें पूछे उसमें निकाल देना। एक बार फिर सुनो, स्टेटर के फील्ड की स्पीड होती है ns, स्टेटर की स्पीड होती है 0, तो दोनों का सम आएगा। सम क्यों आएगा सर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, भाई स्टेटर का कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो क्या आएगा 0। स्टेटर स्टेटर की बात हो रही है तो ऐड करना होता है, स्टेटर और रोटर की बात हो रही है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दो अलग चीजें जा रही हैं। दो अलग चीजें जब सेम डायरेक्शन में जाएं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, दो अलग चीजें जब सेम डायरेक्शन में आए तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। ओके नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रिवॉल्विंग रोटर स्ट्रक्चर। रोटर की स्पीड पे चल रहा है सर, एनआर स्पीड पे। रोटर की बात की है, रोटर फील्ड की बात नहीं की है, और स्टेटर फील्ड की बात की है, स्टेटर की बात नहीं की। इसका मतलब स्टेटर फील्ड एनएस स्पीड पे चल रहा है और रोटर आपका एनआर स्पीड पे चल रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एनएस माइनस एनआर 1500 माइनस 1440, 60 आरपीएम आंसर आएगा। समझ रहे हो कहानी? ओके नेक्स्ट पूछा है स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। अब अगेन देख लो, रोटर का फील्ड है और रोटर का स्ट्रक्चर है, तो रोटर की स्पीड पे रोटेट होता है एनआर पे, और रोटर के फील्ड की स्पीड क्या थी, एनएस माइनस एनआर। अब ये दोनों की बात हो रही है, तो एनएस माइनस एनआर प्लस एनआर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, 60 आरपीएम। समझ रहे हो कहानी? तो ये आ जाएगा आपका 60 आरपीएम। तो यहाँ पे रोटर का फील्ड और रोटर स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में किस स्पीड पे रोटेट हो रहा है, तो रोटर चल रहा है एनआर स्पीड पे और रोटर का फील्ड चल रहा है एनएस स्पीड पे। समझ रहे हो? तो इनके रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव स्पीड आएगी दोनों के बीच में, वो आएगी 60 आरपीएम। कितना आएगी, 60 आरपीएम। नेक्स्ट कह रहा है स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। स्टेटर रोटेट ही नहीं हो रहा, रोटर फील्ड है ना स्पीड पे जा रहा है, आंसर विल बी 1500 आरपीएम। स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड क्या आएगा बच्चों, आपको पता है रोटर फील्ड भी एनएस स्पीड पे जा रहा है, स्टेटर फील्ड भी एनएस स्पीड पे जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0। इसका मतलब स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड इज कांस्टेंट। करेक्ट है? ये क्वेश्चन दोबारा देख लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रोटर का फील्ड आपने निकाला था एनएस था, रोटर का स्ट्रक्चर एनआर है, और एक चीज ध्यान रखना, रोटर का ये ओवरऑल फील्ड है बच्चों, ओवरऑल का मतलब है एनएस। समझ रहे हो कहानी? और रोटर और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब 60 आरपीएम। करेक्ट है? ओके ये था एक क्वेश्चन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ए प्रॉपरली शंटेड सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। देखो सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर आपने मेजरमेंट में पढ़ा होगा। सेंटर जीरो का मतलब है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इज कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट, कोई रोटर सर्किट of a 6-pole 50 Hz wound rotor induction motor. In the rotor circuit of a 6-pole 50 Hz wound rotor induction motor, if the galvanometer makes 90 complete oscillation, 90 complete oscillation, अच्छा क्वेश्चन है, in 1 minute,
देन कैलकुलेट द रोटर स्पीड। भाई गैल्वेनोमीटर 90 कंप्लीट ऑसिलेशन दिखा रहा है, ऑसिलेशन कौन करेगा? रोटर करेगा, और रोटर का मतलब फ्रीक्वेंसी दिखा रखा है 90 ऑसिलेशन पर मिनट है, हमें हर्ट्ज में निकालना है। तो हर्ट्ज में निकालने के लिए बच्चों 60 से डिवाइड करो, 1.5 हर्ट्ज निकल के आएगा। तो स्लिप होगी आपकी FR अपॉन FS, स्लिप आपने निकाली 0.03 और आपसे पूछा है रोटर की स्पीड निकालो, तो रोटर की स्पीड होती है NR NS 1 माइनस S। NS आप कैसे निकालोगे? 120F/P से, P हमें 6 पोल दे रखा है बच्चों, आंसर आ जाएगा 970 RPM। ओके बच्चों, तो सुनो, लाइक करके जाना भैया, जो लाइक नहीं करके जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और एक चीज ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है? क्योंकि देखो बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कवर हो रहे हैं, क्वेश्चन आप कवर कर ही लोगे, और थ्योरी मैं कवर कर रहा हूँ और क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ मैं, तो आप जहाँ मतलब सब जगह से पढ़ते रहो, और ज्यादा चैनल पे मत पढ़ो, क्योंकि ज्यादा चैनल पे पढ़ोगे तो खुद से पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, SSC JN वालों को कह रहा हूँ मैं। और एक चीज और मैंने YouTube पे भी देखा है बच्चों, बहुत से लोगों ने SSC JN के लिए वो एनालिसिस भी बता रखा है, तो कहीं ना कुछ कमी है, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से SSC JN वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो स्ट्रेटजी में थोड़ा सा मैं भी कुछ लेके आऊंगा कि आप कैसे स्टडी करोगे, या मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको एक स्ट्रेटजी डाल के दूंगा, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा करना, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हो सकता है दे आर इन एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो इस वजह से, क्योंकि SSC में उन्होंने बोला है जीके 1 ही घंटा पढ़ो। भाई जीके 1 घंटा पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल भूल जाओ, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट तो भूल ही जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को अगर SSC JN के अंदर स्कोर करना है तो एक चीज ध्यान रखें, हर सब्जेक्ट माहिर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? हर सब्जेक्ट में माहिर नहीं हो। बोलो, उन्होंने एक चीज और की है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने बोला है कि 1 घंटा जीके पढ़ो डेली का, 1 घंटा जीके पढ़ो और 35 प्लस मार्क्स लेके आओ। अरे मेरे भाई, 35 प्लस मार्क्स 1 घंटा जीके पढ़ के नहीं आएंगे 3 महीनों में बच्चों के, 2 घंटे पढ़ के भी नहीं आएंगे। तो जीके की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, और रीजनिंग का डेली का एक, सुनो SSC JN वालों, रीजनिंग का डेली का एक सेट लगाओ। टेक्निकल को उन्होंने बोला है 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे पढ़ो, नहीं, जो तैयारी कर चुके हैं मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल को 3 घंटे काफी है, सफिशियंट है, क्योंकि इतना बड़ा SSC JE का टेक्निकल का सिलेबस है नहीं, गिने चुने सब्जेक्ट हैं, और बाकी माहौल बनाने को कितना ही बड़ा बना दो, ठीक है? कि या कंट्रोल भी आएगा, डिजिटल भी आएगा। मान लिया कंट्रोल डिजिटल आया होगा, तो आप ये भी तो देखो क्वेश्चन कितने कितने आए हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन आए हैं हर पेपर में, और उसके लिए आप पूरा कंट्रोल पढ़ना चाह रहे हो, है ना? थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करो। मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट भाग रहे हैं, कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, ओपैम्प का एक गलती से क्वेश्चन आ गया, बोला ओपैम्प और ये सब। बाकी आपका है बच्चों, पहले तो ना सिलेबस पूरा करो, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना। और टेक्निकल में 80 प्लस स्कोर लाना है तो कोई मैं ये बता दूं आसान भी नहीं है, ठीक है? थोड़ा आपको यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग पे जोर देना है बच्चों, जो किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब्जेक्ट पे जोर नहीं दिया ना, ये आपका बंटा धार कर सकते हैं, ठीक है? ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं और इनको पढ़ना जरूरी है, ढंग से पढ़ो, इनके क्वेश्चन लगाओ। बहुत से बच्चे मशीन के क्वेश्चन ही लगा रहे हैं। अरे भाई, मशीन के जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो वो पता है कौन से आएंगे, लेकिन यूटिलाइजेशन में बता दो मेरे को कौन सा क्वेश्चन आएगा, 1-2 को छोड़ के। एस्टिमेशन कॉस्टिंग बता दो कौन सा क्वेश्चन आएगा, नहीं पता। मशीन तो पता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, सबको पता है। वो अगर थ्योरी भी नहीं पढ़ेगा और खाली वो क्वेश्चन लगा के चला गया, मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा मशीन में, उसमें से ही उसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि एनालिसिस है भैया, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, यूटिलाइजेशन और इसको भी ढंग से करें, एस्टिमेशन कॉस्टिंग को, ठीक है, अभी से तैयार करें। और उसके बाद में कंट्रोल अगर आपको पढ़ना है तो मैं बता दूं, बेसिक पढ़ो, स्टार्टिंग वाला, ठीक है? गेन कैसे निकालते हैं, है ना, ओपन लूप, क्लोज लूप, और वो सब पढ़ो। डिजिटल में ये लॉजिक गेट वगैरह और थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एनालॉग में आप पढ़ना चाहो, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ओपैम्प पढ़ना चाहो आप पढ़ लेना, ओपैम्प कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सर्किट आता है तो ओपैम्प चुटकियों का खेल है, ठीक है?
तो ये बस आराम से तैयारी करते रहो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, ठीक है। टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो, मैं अपने यहाँ बताता रहूँगा स्ट्रेटजी। ओके, तो कल हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम आपका रात को 9 बजे से लेके और पौने 10 तक रहेगी क्लास, और उसके बाद में जस्ट 10 बजे आपका मशीन स्टार्ट होगा, ठीक है, बैक टू बैक। ओके, थैंक यू।